मध्य प्रदेश शासन में सूचना आयुक्त के पद पर रहते हुए आप भारत भवन के भोपाल के न्यासी भी हैं। ये बेहद रोचक है कि एक और आप सूचना आयुक्त रहते हुए अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा मनवाते हैं, तो दूसरी ओर भारत भवन जैसी विशुद्ध सांस्कृतिक संस्था के न्यासी होना आपकी सांस्कृतिक अभिरुचि को प्रदर्शित करता है। लगभग 25 वर्षों के प्रिंट एवं विजुअल मीडिया का अनुभव आपको परिपक्व बनाता है एवं यह परिपक्वता आपके वक्तव्यों में स्पष्ट होती है। 6 से 7 पुस्तकों का लेखन और उनसे जुड़े सम्मान पुरस्कार आपकी उपलब्धियों के खाते में दर्ज हैं। मैंने आज के वक्ता श्री विजय तिवारी के परिचय में जो कहा है वो पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन शेष परिचय श्री तिवारी की वाणी के माध्यम से इस सत्र में स्पष्ट हो जाएगी। इस सत्र का विषय है भारतीय साहित्य का इतिहास बोध। मैं बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ आपको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं कि वे इस सत्र के विषय पर अपनी प्रखर वाणी से प्रकाश डालें। आदरणीय श्री विजय मनोहर जी तिवारी। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्री संतोष तिवारी जी और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय नंद कुमार जी, कैलाश जी और एक ऐसे शख्स से मैं परिचय कराना चाहूंगा जो पर्दे के पीछे रहकर अब तक काम करते रहे हैं और बहुत कम ऐसे अवसरों पर जाते हैं, और वो मेरी तरह ही संकोची संप्रदाय के एक बड़े गहरे सदस्य हैं। 40 वर्षों से जो शब्दों की व्युत्पत्ति पर काम कर रहे हैं, एक ऐसे विद्वान हमारे बीच आए हुए हैं, अजीत बडनेकर जी। मैं चाहूंगा थोड़ा आप खड़े हो जाएं और सबको अपने दर्शन दें। और अजीत जी 10,000 शब्दों पर काम कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। 10,000 शब्द वो जो हमारी भाषा में, हमारी बोली में, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में हम उपयोग करते हैं, तो वो शब्द कहाँ से चलते फिरते हम तक आ गए और हम उनको जीवन पर्यंत उपयोग करते हैं, तो उनकी पूरी यात्रा कहाँ से है। तो वो शब्दों के पुरातत्व वेदता में उनको कहता हूँ, शब्दों की खुदाई करते हैं और उसकी जड़ तक जाते हैं, और कोई शब्द कितनी भाषाओं में, कितने देशों में, कितने महाद्वीपों से होकर हम तक आया है, और उसको वो एक समग्र हिंदी परिवार का ही एक आदरणीय सदस्य हर शब्द को मानते हैं। ऐसा 4 खंडों का उनका प्रकाशन अब तक हुआ है और 10 खंडों की उनकी लक्ष्य है जिस पर वो पूर्णकालिक तौर पर काम कर रहे हैं, और इन 4 खंडों के भी कई संस्करण आए हैं, तो एक हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं वो। अब ये जो आज का विषय है साहित्यिक और इतिहास के बोध का, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं गणित में मैंने पढ़ाई की। मैं गणित में एमएससी किया मैंने और 1 साल कॉलेज में पढ़ाया, तो साहित्य से कोई मेरा संबंध नहीं था और इतिहास से तो और भी कहीं दूर का नाता नहीं था। लेकिन लिखने के शौक की वजह से मैं पत्रकारीय जीवन में चला गया। मैंने पत्रकारिता की, गणित को मैंने वहीं अलविदा कहा और मैं पत्रकारिता में चला गया। तो मैं वर्षों तक अखबारों में और न्यूज चैनल में रहा मैं, और ज्यादा समय मेरा लगभग 25 वर्ष मेरे रिपोर्टिंग में गुजरे। मैंने डेस्क पर काम कम किया है, लेकिन रिपोर्टिंग में मैं ज्यादा समय रहा हूं। तो जब मैं अखबार में आया तो भारत को जानने की एक चाह मेरे मन में थी कि मैं भारत के बारे में जितना अधिकतम संभव हो मैं जानूं इसके बारे में, क्योंकि कुछ चीजें मुझे बड़ी इतिहास को लेके आकर्षित करती थी। लेकिन मेरे कॉलेज में जहां मैं पढ़ता था इतिहास एक विषय नहीं था, उस समय वहां इतिहास नहीं था और मैं बाहर दूर पढ़ने जाने की स्थिति में नहीं था। तो जो गणित मेरे लिए पास में था, तो मैं गणित में मैंने पढ़ाई की। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया, मुझे अभी मिलिंद जी ने बताया कि सभागृह में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भी कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं इंदौर से। जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे लगा कि ये वही जगह है जहां मुझे होना चाहिए, और वो इसलिए कि ये पेशा एक ऐसी स्वतंत्रता आपको देता है, हम सबको देता है, कि हम 360 डिग्री पर काम कर सकते हैं। तो मैं इतिहास में किसी डिग्री में नहीं गया,
लेकिन पत्रकारिता में आकर मैं इतिहास को देखने की 360 डिग्री पर चला गया। तो मैंने 360 डिग्री पर इतिहास को देखने की कोशिश की और पत्रकारिता करते हुए, पत्रकारिता में मेरे विषय जो रिपोर्टिंग के थे, उन सब में अपनी दैनंदिन का काम अखबार की रिपोर्टिंग करते हुए इतिहास में कुछ नया जानने की जिज्ञासा मेरी ऐसी रही है कि मैं इन 30 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब मैं इतिहास का कोई पन्ना पढ़े बिना सो गया हूं 30 वर्षों में। तो मैंने भारत के इतिहास के एक विशेष कालखंड ने मुझे आकर्षित किया और उससे संबंधित में हर कोई जानकारी अगर कहीं मुझे मिली है तो वो मैंने अपने संग्रह में रखी, मेरी अपनी लाइब्रेरी में उससे संबंधित जितनी किताबें हैं, जहां तक मैं पहुंचा या जो मुझ तक पहुंच सकी, वो मेरे पास है। तो ऐसा एक दिन ना गुजरा होगा जब मैं इतिहास का कोई विवरण बिना पढ़े रात को सोया हूं। पत्रकारिता में रहते हुए मुझे कुछ आखिरी के 5 वर्ष एक भूमिका में मुझे ले गए जब मैंने 5 वर्षों तक पूरा भारत लगातार 8 बार घूमा। मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, वो रिपोर्टिंग का ही काम था और मैं भारत की परिक्रमाओं में लगातार 5 वर्षों तक रहा। और मैंने इस दौरान चूंकि एक इतिहास की प्रति जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा थी, तो अगर मैं बिहार किसी खबर के लिए गया हूं तो मैंने वहां नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों पर अनेक बार जाने का मौका मिला। अगर मैं बेल्लारी के माइनिंग माफिया पर कोई स्टोरी करने के लिए मैं कर्नाटक गया हूं तो मैंने हम्पी के खंडहरों पर भी मैं खूब घूमा हूं और वहां से मैं जो किताबें इतिहास की हैं वहां से लेकर आया हूं और फिर मैंने उसको लगातार पढ़ता रहा हूं। तो ऐसा मैं देश में जहां भी गया वहां इतिहास और पुरातत्व से जुड़ा हुआ कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना या कोई भी प्रसंग जहां से गुजरा हो, मैंने कोशिश की कि मैं वहां जाकर स्वयं उसको अनुभव करूं और उसको देखूं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करूं। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि मेरी एक दृष्टि ये थी कि मैं भारत को जानूं और मैंने पाया कि इतिहास में अगर हम झांकते हैं तो बहुत अच्छे से भारत को समझ सकते हैं। क्योंकि इतिहास जब हम कहते हैं तो वो केवल ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा और उसका बेटा दूसरा राजा और उसका बेटा तीसरा राजा और उसका बेटा चौथा राजा और ऐसे एक पूरी वंशावली। तो ये कहना आसान है कि इससे मिलता क्या है कि बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, सलीम का बेटा, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का बेटा, जो भी हो, इससे मुझे क्या लेना देना? आज की दुनिया से मेरा क्या लेना देना है अगर मैं ये सारी वंशावलियां रख लूं तो इतिहास का मतलब केवल राजवंशों का इतिहास पढ़ना नहीं है। जब आप इतिहास की इमारत में दाखिल होते हैं, जब आप इतिहास की बड़ी इमारत में दाखिल होते हैं तो किसी खिड़की से आप स्थापत्य को देखते हैं, वहां से भारत का स्थापत्य आपको अपना परिचय देता है। जब आप दूसरी खिड़की पे जाते हैं तो कोई साहित्य की प्राचीन लेखन की परंपरा हमारे लिए अपने पन्ने खोलती है। जब आप तीसरे तल पर कहीं जाते हैं तो कोई संगीत और कोई कलाएं और तमाम जो पूरे भारत की 10,000 साल की ज्ञात इतिहास में विकसित हुई हैं, वो सब आपको अपना परिचय देते हैं। तो इतिहास का मतलब केवल खंडहर नहीं है, इतिहास का मतलब कोई मुर्दा जानकारियों का कब्रिस्तान नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इतिहास वो जगह है जहां हमारी जिंदा कहानियां हैं, अगर आप अपना तारतम्य उसमें स्थापित करते हैं तो। अन्यथा वो एक मुर्दा जानकारियों का कब्रिस्तान है कि किसी कालखंड में कुछ हुआ था, किसी कालखंड में कुछ और हुआ था, कोई और आए थे, वो हमले किए, वो लूटे हुए, कुछ अच्छी चमकीली कहानियां भी हैं, लेकिन आज हमारा क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो अनेक खिड़कियों से भारत को देखने के लिए आपको इतिहास की इमारत में दाखिल होना ही होगा। और जो पत्रकारिता के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका एक मित्र होने के नाते और थोड़ी यात्रा मेरी आगे की है, इस नाते मैं उनको ये कहूंगा कि अगर वो पत्रकारिता के साथ न्याय करना चाहते हैं, जो भूमिका आप अपने भविष्य के लिए चुन रहे हैं, अगर उसके साथ न्याय करना चाहते हैं तो बिना इतिहास को पढ़े खबरों में न जाइए। पहले इतिहास में जाकर देखिए कि वहां क्या खबरें चल रही, और तब जो वर्तमान में आपके सामने घटित हो रहा है उसके साथ आप कुछ अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, कुछ न्याय कर पाएंगे। अब ये तो हुई इतिहास की बात। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या ताका झांकी की और मैंने क्या पाया।
लेकिन मेरी दिलचस्पी, मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझा कि मेरी इतिहास में दिलचस्पी की जब मैं बात करता हूं तो मेरी कुछ विशेष कालखंड के इतिहास में ही मेरी आत्मा भटकती है और मैं इधर उधर जाने में मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं होती है, अच्छा लगता है। मैं साफ शब्दों में कहूं तो प्राचीन भारत के इतिहास के प्रति मैं बहुत गर्व से भरा रहता हूं, लेकिन जब मध्यकाल की बात आती है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मेरी पूरी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और मैं पूरा चौकन्ना होकर मैं उस मध्यकाल को देखता हूं, जिस दौरान पूरे भारत में एक अथाह संघर्ष में हम पड़े और हमारी पूरी जो हालत बदली और जिस हालत में हम आज 3 टुकड़ों में देश के यहाँ बैठे हुए हैं 3 टुकड़ों के बाद, तो ये जो पूरा इतिहास में चला है पिछले 1200 साल जिसे मध्यकाल कहा गया है, मेरी आत्मा पिछले 30 सालों से मध्यकाल में भटकती रही है। प्राचीन काल के जब प्रसंग आते हैं तो वो मैं सोचता हूं कि ये तो मेरी अपनी ही कहानियां हैं और मेरे अपने गर्व के विषय हैं। अगर रामायण और महाभारत और फिर बुद्ध और महावीर और चाणक्य के बाद से लेकर हम 11वीं सदी तक दस्तक देते हैं तो जो प्राचीन काल के इतिहास हैं, लेकिन जो अंग्रेजों ने इतिहास को लिखने की प्रणाली अपनाई तो उसमें इनको एक ऐसी श्रेणी में डाल दिया कि ये जो रामायण की कथाएं हैं, ये जो महाभारत की कथाएं हैं, ये तो कुछ मिथक हैं, कुछ मिथ हैं, कुछ कपोल कल्पनाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं और उसकी कुछ कहानियां इस लोक में चलती हैं, तो ठीक है, ये एक वर्ग का विषय है, वो जाने इसको। लेकिन उन्होंने ज्यादा फोकस 2500 साल 2000 साल पहले से उनकी दृष्टि देखती ही नहीं। भारत की तो जो यात्रा है वो 10,000 साल की तो ज्ञात यात्रा है, लेकिन जिनके पूरे आधार ही 1,500-2,000 साल पुराने हों, वो कैसे ये यकीन कर लें कि आप 10,000 साल पुराने हो, क्योंकि ये स्वीकार करते ही उनका छोटापन अपने आप जाहिर हो जाता है। तो उनको जो भी अपना अल्टीमेट सिद्ध करना है, उनको तो 2,000 साल के फ्रेम में ही करना है। तो ठीक है, बुद्ध और महावीर को हम मान लेते हैं, 2,500 साल का मामला है और इतिहास को ठीक क्रम से यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो दूषित दृष्टि इतिहास को देखने की इस पूरे 150-200 साल के पाश्चात्य संपर्क में हमारी पैदा हुई, उसने हमारा बहुत अहित किया है और इसके लिए जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बहुत सजगता से इन चीजों को समझने की और देखने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी रुचि मध्यकाल के इतिहास में ज्यादा केंद्रित हुई और मैं उनके ब्यौरों में जब गया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं आपको क्या बताऊं, जब आप 1200 वर्षों की भारत की भोगी हुई आप नीतियों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको ताज्जुब तो इस बात का होगा कि आप अपनी मूल पहचान के साथ 1947 की 15 अगस्त की सुबह अपने घरों में रह अपने आप को कैसे पाया आपने। चमत्कार होगा आपको जब आप उन 1200 वर्षों की यात्रा करेंगे। चूंकि मैं अखबारों में रहा हूं तो इन 1200 वर्षों का जो मैंने इतिहास है वो इतिहास की तरह पढ़ा ही नहीं है, मैंने उसको खबरों की तरह पढ़ा है। अभी मेरी दो भागों में एक पुस्तक आने वाली है इस साल और वो इन्हीं 1200 वर्षों के कहानियां हैं, अनकही कहानियां जो हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों से, हमारी स्मृतियों से पूरी तरह से लुप्त हैं, टोटल ब्लैकआउट। हमें कुछ पता ही नहीं है कि 1200 सालों में भारत में घटा क्या है, भारत में हुआ क्या है, भारत के कोने कोने में किस तरह के संघर्ष में हम डाल दिए गए थे और वहां हमारी पहचानों को बचाकर जीवित रहने के किस तरह के संघर्ष में हमारे जो पूर्वज हैं वो अनंत संघर्ष करते रहे और वो संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। और वो संघर्ष ऐसा भी नहीं था कि वो 1857 के किसी शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ था और 1947 के किसी शुभ मुहूर्त में 90 वर्षों के स्वाधीनता संघर्ष में समाप्त हो गया। मैं नहीं मानता इस बात को। जब आप 1200 वर्षों की इस पूरी यात्रा में जाएंगे तो ये अथक संघर्ष निरंतर भारत के कोने कोने में चला है। ये स्वाधीन होने की वेदना पूरे भारत के कोने कोने में रही है। कोई 1857 में शुरू हुआ स्वाधीनता का संघर्ष नहीं है। हमारे पुरखे कोई 1857 के पहले खटिया पर आराम से हुक्का नहीं गुड़गुड़ा रहे थे, वो लगातार लड़ रहे थे, अपने समय के शासकों से वो लगातार लड़ रहे थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए एक साहित्य की दृष्टि से मैं क्या करूं, तो मैंने अखबार में रहते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा। मैंने आचार्य चतुर्सेन
के उंगली पकड़कर मैं सोमनाथ में गया, मैं उनका हाथ पकड़कर मैंने वैशाली की यात्राएं की, जो गणराज्य की जन्मभूमि मानी जाती है, गणतंत्र की वैशाली। वहां मैं गया, वैशाली की नगर वधु आप पढ़ेंगे तो आपको एक 2500 साल का भारत झिलमिलाएगा आपके सामने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ उपनिषदों की कथाओं में ऐसे चले जाएंगे जैसे किसी गुरु के निकट आप ही बैठे हैं और आप ही प्रश्न कर रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। इस तरह की अनुभूति में आप गुजरेंगे। जब जयशंकर प्रसाद की कहानियों में आप जाएंगे तो कोई पुराने भारत की कोई ऐसी अद्भुत कहानियां, कोई सिकंदर का विवरण, कहीं कोई चाणक्य की कथाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। जब आप भगवती चरण वर्मा की कृति चाणक्य को पढ़ेंगे तो वो एक भारत का एक ऐसा महानायक कि जिसे लगता है कि मैं एक राष्ट्रपिता के रूप में अगर किसी को मन से स्वीकार करूं तो वो है आचार्य चाणक्य। तो उनकी पूरा विराट रूप आपको उस 150-200 पेज की पुस्तक में दिखाई पड़ेगा। तो मैंने साहित्य की इन खिड़कियों से मैंने इतिहास को, भारत के इतिहास को जानने की कोशिश की। मैं वृंदावन लाल वर्मा के साथ में गढ़कुंडार नाम की उस जगह पर गया। उनकी गढ़कुंडार नाम की ही किताब में, जो बुंदेलखंड के एक उपेक्षित कोने में ऐसा किला है जो पृथ्वीराज चौहान के उन सामंतों की कहानी कहता है जो एक युद्ध के बाद जिनकी पूरी जाति इन 1100 वर्षों में भी पिछड़ी हुई पड़ी है, उन खंगार राजाओं की कहानी कहता है वो गढ़कुंडार का ऐतिहासिक किला। जब मैं अमृतलाल नागर के साथ बैठता हूं तो वो मुझे मानस के हंस से मिलवाते हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर लिखी हुई अनुपम पुस्तक है उनकी, वो जो मध्यकाल के उस पूरे संघर्ष के दौर में कहीं बनारस के घाटों पर बैठे हुए एक ऐसे ऋषि पुरुष की कहानी कहती है कि जिसको पढ़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। जब मैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के साथ में सोमनाथ को पढ़ता हूँ, 5 पांडवों को पढ़ता हूँ, मैं विश्वामित्र और परशुराम की कथा को पढ़ता हूँ, तो मैं पहली बार ये जानता हूँ कि जिस गायत्री मंत्र को दोहराता हुआ मैं बचपन से अपने पड़ोस में अपने पिता और अपने दादा को सुनता रहा हूँ और मैं खुद प्रतिदिन जिसका पाठ करता हूँ, वो किसकी रचना है? वो विश्वामित्र ऋषि की रचना है। और विश्वामित्र और परशुराम के क्या संबंध थे, इसके बारे में मुझे सामान्य ज्ञान पहली बार उनकी किताब से मिलता है। और इसी तरह से शिवाजी सावंत को जब आप पढ़ते हैं तो कोई कर्ण में उतर गया, कोई चाणक्य में उतर गया और पूरे किरदारों में उतरकर उन्होंने जो कथाएं रची हैं वो ऐसी कथाएं हैं जो प्राचीन भारत के कथानकों को आज हमारे सामने जीवंत करती हैं और वो हम सबको पढ़ना चाहिए। केरल में कोई केसी अजय कुमार नाम के एक साहित्यकार हैं। जब मैंने कालिदास पर उनकी रचना पढ़ी, मलयालम में लिखी हुई, जो अनेक भाषाओं में अनुदित हुई है, तो आपको लगेगा कि ये महाकवि कालिदास का क्या कैरेक्टर रचा है उन्होंने। ऐसा लगेगा कि आप कालिदास के साथ ही उनके रचे हुए मेघों के साथ कोई यात्रा कर रहे हैं, मेघदूत की, ऐसा अनुभव आप करेंगे। तो ये सारा जो है, ये भारत के अतीत के अथाह समुद्र से इन्होंने घटनाएं निकाली इन साहित्यकारों ने। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर और सिंह द्वार जैसा काव्य रचने वाले जीवन शुक्ल कन्नौज में, जिनके चरण स्पर्श करने में उत्तर प्रदेश गया। जब मैंने सिंह द्वार पढ़ा तो जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों की यात्रा कवर करने गया तो मेरे ध्यान में था कि यहाँ कोई एक ऐसा महाकवि रहता है और मैं उसकी कुटिया में चरण स्पर्श करने उनके गया। जीवन शुक्ल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बाद की जो लड़ाइयां हैं गौरी के साथ, जो सिंह द्वार नाम का उन्होंने काव्य रचा है, एक अद्भुत रचना है। और पत्रकारिता में हो, पत्रकारिता में ना हो, मैं तो ये सारे युवाओं से जहां भी जाता हूं ये अवश्य कहता हूं कि जीवन में कुछ भी बने, जीवन में अपने आजीविका के लिए आप कुछ भी करें, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसान बने, कामगार बने, कारोबारी बने, अफसर बने, नेता बने, कुछ भी करें, किसी भी विधा में आप अपनी पढ़ाई को विषय में ले जाएं। लेकिन अगर आप बिना इतिहास को पढ़े हुए अपने इन पेशों में जा रहे हैं तो आप एक ऐसी इमारत की तरह खुद को खड़ा कर रहे हैं जिसकी कोई नींव नहीं है, जिसकी कोई नींव नहीं है। तो इतिहास आपको आपका आधार देता है, आपकी बुनियाद बनता है और इस मजबूत नींव पर आप कुछ भी बनेंगे। एक अच्छे किसान होंगे तो आप दूसरे 10 किसानों से अलग होंगे, आप कोई कारोबारी होंगे बाकियों से अलग होंगे, आप किसी अफसर की जिम्मेदारी में होंगे प्रशासन की तो आप बाकियों से कुछ अलग ही तरह के निर्णय ले रहे होंगे। अगर आपका इतिहास बोध सच्चा होगा, जागृत होगा। तो ये जो प्राचीन भारत का जो दृश्य है, मैंने इन महान साहित्यकारों की कृतियों में जाकर पढ़ा, जिनके मैंने अभी आपको कुछ नाम लिए।
लेकिन मैंने कहा कि मेरा जो चित्त है, मेरी जो रुचि है, मैं जो चाहता था देखना, भारत को, इतिहास को समझना, भारत के बारे में जानना, वो भारत का वो पीड़ाजनक अध्याय है जिसे इतिहासकारों ने भारत का मध्यकाल कहा, भारत का मध्यकाल कहा। और उस मध्यकाल में इन शातिर इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत के दो सेट लगाए, दो फिल्मों के सेट लगाए। इन्होंने एक सेट लगाया जिस पर उन्होंने लिखा सल्तनत काल, दूसरा सेट लगाया जिस पर उन्होंने लिखा मुगल काल। सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के मध्यकाल के इतिहास में कोई सल्तनत काल और कोई मुगल काल है ही नहीं। कोई मुगल काल और कोई सल्तनत काल नहीं है। ये कल्पनाएं हैं कि कुछ इतिहासकार फिल्म डायरेक्टर की तरह आए, उन्होंने एक सल्तनत काल का सेट लगा दिया, एक मुगल काल का सेट लगा दिया। सल्तनत काल में जो है वो सुल्तान कहा, उनको सुल्तानों के ताज पहना दिए, और मुगल काल में जो आए उनको बादशाहों को बादशाह कहा और बादशाहों के ताज पहना दिए। ये हमारे स्वतंत्र भारत के कुछ दुष्ट बुद्धि के इतिहासकारों ने किसी सुनियोजित योजना के तहत अपने शासकों को प्रसन्न करने के लिए ये कृत्य किया। कोई सल्तनत काल और कोई मुगल काल भारत के इतिहास में है ही नहीं। जब मैंने इतिहास की किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसी फॉर्मेट में पढ़ा कि सल्तनत काल की स्थापना कब हो रही है। तो मोहम्मद गोरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी लाहौर में 1200 के आसपास होती है, तो वहां से सल्तनत काल उन्होंने शुरू किया। फिर उसमें कुछ वंशों की रचना की उन्होंने, फिर वो सल्तनत काल एक दिन समाप्त हो गया। फिर मुगल और बड़े सेट पर आए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अब रंगीन हो गई। तो उन्होंने फिर मुगलों के बादशाहों की बड़ी बड़ी बातें की, तो मैंने वो उसी ढंग से पढ़ना शुरू किया। और अभी मैंने 6 महीने पहले इरफान हबीब और रोमिला थापर को एक लंबा पत्र लिखा था जो काफी लोगों ने पढ़ा, उसको सोशल मीडिया पर खूब गया वो। मैंने उसमें 22 समकालीन लेखकों के बारे में नामजद उनको लिखा कि अगर इनमें कम हो तो जोड़िएगा, गलत हो तो दुरुस्त करिएगा। और उनके जो विवरण हैं, असल समकालीन रियल टाइम डॉक्यूमेंट, उनके आधार पर मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। तो जब मैंने 30 साल पहले इतिहास की किताबें पढ़ी तो वो वही किताबें थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एमए और बीए में चलती हैं। ये वही किताबें हैं जो उन फिल्म के सेट पर बनाई गई हैं, सल्तनत काल, मुगल काल। मैंने उसी ढंग से पढ़ा और मैंने भी कल्पना ये की कि ऐसे सुल्तान रहे हैं जो सल्तनत काल में थे, ऐसे बादशाह रहे हैं जो मुगल काल में थे। इनकी बाजार नीतियां, अब आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियों पर अभी जावेद अख्तर का एक डिबेट थी तारिक फतेह के साथ में। तो वो कुछ आपस में बात कर रहे थे और जावेद अख्तर की जुबान पर केवल अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियों की महिमा कुछ इस ढंग से थी, और वो बिल्कुल, अगर आप उन इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो आप भी वैसे ही कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की महान बाजार नीतियां, तो वो इस तरह से जैसे वो दिल्ली के किले में बैठकर कोई निर्णय कर रहा है और उधर मुंबई में शेयर मार्केट ऊपर चला गया है और विदेशी निवेश भारत में बढ़ गया है और रोजगार के सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना निवेश करने के लिए भारत में लाइन लगाकर खड़ी हो गई है। वो ऐसे उसको व्याख्या करते हैं, जबकि ये दिल्ली का जो राजधानी के रूप में चित्रित की गई है, ये कोई राजधानी भी नहीं थी, ये कोई राजधानी नहीं थी, लुटेरों का अड्डा थी ये, जो 700 सालों तक पूरे भारत को रौंदते रहे। और जब मैंने इनको पढ़ते पढ़ते मैं कुछ समकालीन इतिहासकारों के नाम मैंने कहीं कहीं देखे, जैसे जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाजुद्दीन सिराज, अब्दुल्ला, याहिया, सरहिंदी, इस तरह के तमाम 22 नाम, और उनके विवरण मैंने खोजे फिर, और वो मैंने जब पढ़े तो मैं आपको क्या कहूं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ये पूरे 1100-1200 वर्षों का जो मध्यकाल है, ये भारत के घृणित अपराधियों से भरा हुआ इतिहास है। और कितना बड़ा अपराध ये हुआ स्वतंत्र भारत में कि हमारे इतिहासकारों ने इनको सुल्तानों के ताज पहना दिए, इनको बादशाहों के ताज पहना दिए। ये अपने समय के धरती के दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत हमलावर लुटेरे थे। जब आप इनके विवरण, मैं जो ये बात कर रहा हूं, मैं बिना किसी तथ्य के नहीं कर रहा हूं। मैंने जिन लेखकों के समकालीन नाम आपको नाम बताए हैं, ऐसे 22 हैं जो मैंने इरफान हबीब को लिख कर दिए कि ये सारे इनके रियल
डॉक्यूमेंट महाशय, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप बैठते हैं, आपके पीछे की अलमारी में रखे हैं, ये कहीं नहीं जाना इधर उधर, निकाल के पढ़ो। और आपने हमें क्या पढ़वाया है ये बताओ। तो हमने आपको आपकी लिखी पुस्तकों को इस नाते कि स्वतंत्र भारत में इतना महान कार्य आपको मिला था इतिहास को लिखने का, कि आपकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर भविष्य की पीढ़ियां तैयार होने वाली थी, और हम एक महान इतिहासकार की तरह ही आपको पढ़ा। लेकिन जब मैंने समकालीन इतिहासकारों को पढ़ा, उनकी डायरियां मैंने पढ़ी, जो वहीं बैठे हुए हैं, और वो ये क्या लिख रहे हैं और आपने हमें क्या बताया है ये, तो आपका नाम आज 75 साल बाद आम लोगों में एक गाली की तरह क्यों हो गया है? लोग बार बार ये तोहमत क्यों गढ़ते हैं कि इरफान हबीब और ऐसे लोगों ने ये दूषित किया हमारा इतिहास? तो आप तो अभी जीवित हैं, आप अभी प्रज्ञावान हैं, स्वस्थ हैं, तो इन जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए कि हमने कोई दूषित नहीं किया, ये इतिहास ऐसा ही है। तो आप आते क्यों नहीं है सामने? आपकी पूरी मूर्तियां भंग हो चुकी हैं, आपका मूर्ति भंग हो चुकी है इतिहासकार के रूप में, और ये जो आपके हिस्से में ये जो बदनामियां आ रही है, तो कभी आके आप फेस करिए ना, आप कहिए कि आपने इतिहास जो रचा है वो क्या है, अगर वो सच है तो उसके बारे में दलील दीजिए। फिर मैंने एक लाइन और लिखी उनको कि कृपा करके झूमा झटकी ना करिए। इरफान हबीब साहब का वो प्रसंग आपको याद होगा, आरिफ मोहम्मद खान के हम मंच पे चढ़ के उन्होंने उनके साथ में बदसलूकी की, गवर्नर ऑफ केरला। एक पत्र मैंने उनको लिखा था, लेकिन ये सच है, इन 1200 वर्षों में जो डिटेल उपलब्ध है। अब मैं साहित्य की दृष्टि से अब आपको कहूं कि जिन लेखकों के नाम मैंने आपको अभी गिनाए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य, आचार्य चतुर सेन, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, और राहुल सांकृत्यायन, मनु शर्मा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन लोगों ने जो कथानक रचे हैं प्राचीन भारत के, और वो एक पुराने भारत के वैभवशाली अतीत से आपको कनेक्ट करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनके पात्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से। लेकिन ये सिलसिला हर्ष और राजा भोज या चोल राजा तक आते आते फिर एकदम साइलेंट। अब 1200 साल का इतिहास, ये जो असल इतिहास है, जिनके विवरण मैंने आपको बताए, ये साहित्य से पूरा गायब है। इसके बाद आपको कहानियां मिलेंगी अकबर की या औरंगजेब की, किसी प्रेसी की, हीराबाई थी, कौन थी, इस तरह के ताजमहल की कहानियां मिलेंगी। लेकिन जो भोगा हुआ सच है वो साहित्य से भी उसी तरह से गायब है जैसे इतिहास की किताबों से गायब। और वो कैसे? तो इन्होंने ये जो नकली नरेशन खड़े किए और इनकी महानताएं नकली रची, उसका नुकसान ये हुआ कि ये साहित्य में भी फिर उसी तरह की कहानियां गढ़ी गई। अभी मैंने अकबर पर एक किताब पढ़ी जो एक देश के बड़े प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित है। जब मैंने उसकी पूरी किताब पढ़ी तो मैंने ये ख्याल किया कि उसमें अकबर के लिए इतनी सारी बड़ी बड़ी उपमाएं डाल दी गई हैं, इतने बड़े बड़े महान, मतलब शब्दकोश में से छांट के चमका के और पॉलिश कर शब्द जड़े गए अकबर के शान में। तो मैंने सोचा कि कभी अल्लाह पर कोई किताब लिखूंगा तो फिर नए शब्द कहां से लाऊंगा? ये तो सारे यही खर्च कर दिए अकबर पर। और वो बड़ी बेस्ट से सारी आप शब्दों की एक महिमा होती है और गरिमा होती है, आप हर कहीं उसको खर्च नहीं कर सकते। आप 500 रुपए का नोट एक राशि का गुटखा खरीदने के लिए ऐसा नहीं फेंक के दे सकते। डॉलर कहाँ खर्च करना है आपको देखना पड़ेगा, पौंड कहाँ खर्च करना है ये देखना पड़ेगा, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ अर्पित करनी है ये कहीं फेंकने की वस्तु नहीं होती। ऐसे फेंक दी उन्होंने अकबर की शान में वो सारे शब्द निकाल कर, इतना बड़ा किरदार बना दिया, जबकि वो एक नंबर का लंपर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप किसी को नहीं, आईनी अकबरी, अकबरनामा, ये अबुल फजल जो बगल में बैठ रहे हैं महाशय के, और वो जो डेली उनको देख रहे हैं सुबह दरबार में आता हुआ शाम को जाता हुआ, और उन दो कन्याओं को माले गनीमत में लाया गया जो दुर्गावती के जौहर के बाद में चौरागढ़ से इसी मध्य प्रदेश की भूमि से ले जाई गई थी। एक वो लड़की जो उनके बेटे की बहू बनने वाली थी, शादी की तैयारियां थी, और उस पूरे महल को लूटा गया और आसफ खान ने पूरा उनको बर्बाद किया। एक पूरा वंश नाश की कथाएं हैं ये कोई हमले की घटनाएं नहीं है, पूरे वंश के वंश नाश कर दिए जिन्होंने। तो चौरागढ़ से वो 2 लड़कियों को भेजा था उसने, एक दुर्गावती की छोटी बहन कमलावती और दूसरी पुरगढ़ा के राजा
ये कौन लिख रहा है? ये अबुल फजल लिख रहे हैं और बड़े विस्तार से लिख रहे हैं। तो ऐसा, और अखबार शांत हो गया पूरा। वो दो लड़कियां आई और पूरी लूट का माल आसफ खां इलाहाबाद में हजम कर गया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आसफ खां ये जानता था कि ये लंबट की किससे खुश होगा। और उस अकबर पर 20वीं सदी में आ रही ये किताब जो है वो इतना महिमा मंडन कर रही है कि उन अल्लाह के लिए कोई शब्द ही नहीं छोड़ा कि उनकी महिमा में अब हम क्या लिखेंगे। ऐसा एक नकली नरेशन फिर जब सिनेमा में गया तो उसने मुगले आजम रचे। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के चेहरे पर अकबर को टिकाया और अकबर के 3 नशेड़ी पुत्रों में से एक जिंदा बचे हुए सलीम के चेहरे को उन्होंने दिलीप कुमार पे चिपका दिया, जबकि इनके असली चेहरे आप तालिबान और आईएसआईएस में देखिए, बिल्कुल कहानियां वैसी। आप जब इन कहानियों को पढ़ेंगे तो पूरी कहानियां वैसी फिल्म की तरह चलेंगी आपके सामने। लेकिन 60 के दशक में एक मुगले आजम हिंदी सिनेमा की महान कृति के रूप में चित्रित की गई, लेकिन वही 20वीं सदी में आकर वो जोधा अकबर में बदल गई। एक और ऐसी नकली कहानी जिसकी कोई किरदार ही नहीं है, और वो फिर हमने अकबर को जो है वो ऋतिक रोशन में और चमका हुआ देखा। तो एक झूठ किस तरह से जब वो साहित्य से गायब है तो वो सिनेमा से भी गायब है। अब इन 1200 सालों का जो अतीत है, इन 1200 सालों का जो अतीत है, जो समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है, और अभी जो मेरी आने वाली पुस्तक में आप जिसे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मैंने अखबार की भाषा में से इतिहास को लिखा है, क्योंकि इतिहास एक उबाऊ विषय हमारे यहाँ माना जाता है। और उसमें जाना क्यों, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना क्यों, ऐसा आप इतिहास पर कोई बात करेंगे तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि कोई भी कहेगा कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी सच को सामने लाया जाता है या कोई सच सामने आ सकता है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम हमको 24 घंटे 12 महीनों 300 दिन करना चाहिए। अगर सच सामने आता है तो सच क्या सामने आता है, मैं 2-4 किस्से आपको सुनाता हूं जो इतिहास के विवरणों से ही है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, उसमें कुछ भी कपोल कल्पना नहीं है, एक भी शब्द मेरा नहीं। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे तो आप हैरान होंगे कि साहित्य से पूरी तरह गायब नहीं। और जब साहित्य से गायब है तो समकालीन पूरे 70-80 सालों का ये जो सिनेमा है ये वहां से भी गायब है। वहां भी कहानी कुछ और ही चल रही है, वहां भी अकबर की ही महिमा है, वहां भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियों की चर्चा ऐसे हो रही है जैसे फोर्ब्स मैगजीन में पूरा रिव्यू आ गया हो कि अलाउद्दीन खिलजी की 10 पॉलिसी में इंडिया का शेयर मार्केट वहां चला गया। ऐसे फिजूल झूठ। तो मध्यकाल का इतिहास जो आजाद भारत के इतिहासकारों ने लिखा है, ये एक ऐसी शोले की तरह है जिसमें गब्बर सिंह जो है वो रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहा है, और बसंती ने राखी भेजी है तो रामगढ़ की आटा चक्की उसी के नाम कर दी है उसे। ऐसी पूरी असत्य कुछ का कुछ बना के एक परोस दिया है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेयर करेंगे, मैं 2-3 विवरण आपको देता हूं। इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली जितने भी ये उस समय मुहाजिर आ रहे थे भाग भाग कर इराक की तरफ से, ईरान की तरफ से, 100% नौकरियों में आरक्षण इनके लिए तय हो चुका था। 100% नौकरियों में, बड़ी बड़ी जागीरों में, बड़े बड़े पदों पर आरक्षण तय हो चुका था। तो इब्न बतूता को दिल्ली का शहर काजी बनाया गया। ये कई सालों तक दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के महल में इसकी डायरेक्ट एक्सेस थी, सीधा पहुंचता था, कहीं कोई रोक टोक नहीं। इसको पूरा वीवीआईपी सारे पास इसको मिले हुए थे और सीधा अंदर तक जाता था। और इसने एक अच्छी ईमानदार यात्री की तरह इसने एक डायरी लिखी और वो डायरी अनेक भाषाओं में पिछले 150 वर्षों में अनुवादित हुई है। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की 3 दिन के ईद के जलसे की लाइव रिपोर्टिंग मैंने, चूंकि मैं एक अखबारी नजरिए से उस इतिहास को खबरों की तरह पढ़ता हूं, तो मेरे लिए इब्न बतूता अपनी सदी का एक लाइव रिपोर्टर है जो ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्ट मुझे फैक्स कर रहा है या ईमेल कर रहा है। तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के महलों में होने वाली 3 दिन के ईद के जलसे की जो रिपोर्ट मुझे मेल की है वो ये बताती है कि पहला दिन तो कैसे ये पूरा गार्डन सजाया गया है, महलों में किस तरह की रौनक है, कहां से अमीर और उनके प्रथम पंक्ति के जो अधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं
और कैसे जब तुगलक आता है सोने के इतने वजनी सिंहासन पर, तो लोबान जलाकर पूरे उसमें परिसर में घुमाया जाता है। और थोड़ी देर बाद मेरे कान खड़े होते हैं जब उसका अगला पैराग्राफ में पढ़ता हूं। वो लिखता है कि कुछ लड़कियों के समूह, कुछ अच्छी सुसज्जित लड़कियों के सुंदर कन्याओं के समूह उनके बीच में लाए जाते हैं सुल्तान के आने के बाद, और वो नृत्य प्रस्तुत करती हैं, वो अपना नाच गाना प्रस्तुत करती हैं। और जब ये महफिल समाप्त होती है, देर रात जब ये महफिल समाप्त होती है, तो इस धरती का इतना दानवीर सुल्तान अपने सारे अमीरों और अपने रिश्तेदारों और इन महफिलों में सूफी भी बैठे हुए पाए गए हैं, उनकी शिनाख्त भी हो रही है, ये सारे सूफी और आलिम भी बैठे हुए हैं। तो ये जो लड़कियां डांस करने के लिए लाई गई हैं, इन लड़कियों को वो इतना दानवीर है कि वो अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे अमीरों को, सूफियों को, आलिमों को बांट देता है और वो अपने अपने यहाँ लेके चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर ये जलसा होता है और दूसरी श्रेणी के अधिकारी तुगलक के पास इकट्ठे होते हैं। फिर कन्याओं के समूह आते हैं, सजी धजी कन्याओं के समूह, फिर वो नृत्य करती हैं। ये 3-4 दिन तक लगातार चलता है। अब इब्न बतूता ये खुलासा कर रहे हैं कि ये लड़कियां कौन हैं जो हर दिन इतनी बड़ी तादाद में लाई जाती हैं और इतनी बांट दी जाती हैं कि आखिरी दिन एक बिश्ती के हिस्से में भी 2 लड़कियां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी महिमा मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये लड़कियां कौन है? तो वो बताता है कि ये पिछले साल तुगलक की लुटेरी फौजों ने जो हिंदू राज्यों को हराया था, ये उन हिंदू राज परिवारों की कन्याएं। इस पर क्या कोई, या ये जो कथानक है जो तथ्यात्मक है, हिस्टोरिकल है, फैक्ट्स है, रियल टाइम डॉक्यूमेंट है, इससे बड़ा सच इकबालिया बयान कोई और नहीं हो सकता। लेकिन हमारे साहित्य से ये सारे प्रसंग गायब हैं, हमारे सिनेमा में इसकी कोई चर्चा नहीं है। आप इस पर कुछ फिल्म बनाएंगे, चलेगी नहीं, किताब लिखेंगे, कोई छापेगा नहीं, ठीक है। अब ये इतने निरशंस विवरण है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के जो लूट के विवरण है। मैंने हिसाब लगाया था कि देवगिरी महाराष्ट्र के लोगों ने पहली बार अल्लाह अकबर का मंत्रोच्चार देवगिरी के लोगों ने जब सुना 1296 में, और देवगिरी की जिस महालूट के दर्शन जियाउद्दीन बर्नी हमें कराते हैं, तो जो सोना लूटा गया है ये सब अकाउंट पे दर्ज है। मैंने उसको आज की करेंसी में कन्वर्ट किया, वो 9000 करोड़ का गोल्ड है जो देवगिरी से लूटा गया है, महाराष्ट्र की पहली लूट। और उस समय जो दमन वहां हुआ है, और ऐसे दमन की पूरी कहानियां दिल्ली से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर मुल्तान तक, दिल्ली से लेकर पूरे बंगाल तक निरंतर फैली रही है। मैं बलबन का एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। क्रूरताओं के कैसे नजारे हमने देखे हैं। अगर आप 2014 में नादिया मुराद नाम की एक यजीदी लड़की की किताब जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई है और अनेक भाषाओं में अनुदित हुई है, द लास्ट गर्ल, इस नाम की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई 12वीं सदी के बंगाल या 13वीं सदी के दिल्ली या बंगाल या महाराष्ट्र गुजरात की ही किसी लड़की की लिखी हुई आप बीती गई है। वो जो यजीदी लड़की और ISIS के लड़ाकों के द्वारा वो सारी लड़कियों को ले गए और वो कहां जाकर टिकी, 20 साल की लड़की, और फिर उसने लौटकर अपनी वो कहानी लिखी है, भागकर निकली थी वो, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। तो बलबन नाम का एक सुल्तान, हमारे इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान, तो ये सुल्तान बंगाल पहुंचा क्योंकि वहां कुछ बगावत हुई थी, और जिसने वो तुगरिल खान नाम का एक जो बागी था, जब उसको पकड़ा गया है तो उसके 3000 रिश्तेदार, उसके भाई, उसके निकट सुरक्षाकर्मी, उसके तमाम संबंधी, वो सब बंदी बनाए गए। लखनौती के बाजार में 1.5 कोस दोनों तरफ, जैसे पेंसिल को आप शार्पनर से शार्प करते हैं, ऐसी लकड़ियां पूरे उसमें लगाई गई और उन सबको मारकर उसी मार्केट में टांगा गया। और बलबन ये घोषणा कर रहा है कि उस हुकूमत का कोई अर्थ नहीं है जिसकी दहशत ना हो। ये लाशें वहां टंगी रही और ये केवल एक फ्रेम है। हर पन्ने पर कोई ना कोई कहानी अपने आसपास की, जहां हम रहते हैं वहीं की कोई कहानी निकल आई। मैंने अपने आसपास की बहुत सारी ऐसी कहानियां चिन्हित की हैं। तो उन मंदिरों की लूट, उन कत्लेआमों के आदेश और उस पर अमल और उनके लाइव विवरण, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। और आप जब उन विवरणों को पढ़ते हुए देखेंगे कि यार इस समय विदिशा या उज्जैन में जब ये 1235 में इल्तुतमिश का हमला हो रहा है,
और ये महाकाल मंदिर को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है, पूरी मूर्तियों को निकाल लिया गया है और उनको ऊंटों और घोड़ों पर लादकर वो दिल्ली ले जा रहे हैं। 1235 की उज्जैन की इस महालूट और मंदिर के विध्वंस के बाद इब्न बतूता ने जब वो कई साल 70 साल बाद जब वो दिल्ली पहुंचा है तो वहां की जामा मस्जिद के पास उसने 2 मूर्तियों को पड़ा हुआ देखा और उसने आसपास के लोगों से पूछा कि ये कौन और कहां से लाई गई। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये सुल्तान इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमाजीत और महाकाल देवी की प्रतिमा है, ये लाके यहाँ पटकी हुई है। तो वो बरसों तक वहां पड़ी रही। आप जरा कल्पना करिए इन विवरणों को पढ़ते हुए कि ये 1200 साल का ये जो पूरा भोगा हुआ भारत का सच है, ये साहित्य में कहीं जिन साहित्यकारों के नाम मैंने लिए और प्राचीन भारत की वो एक महान झलक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस मध्यकाल के भारत से ये पूरे प्रसंग इतिहास की किताबों से ही गायब है। जिन इतिहास की किताबों को पढ़कर हम एमए की डिग्री लेते हैं, फिर पीएचडी भी कर लेते हैं, फिर हम कॉलेज में भी प्रोफेसर हो जाते हैं, थोड़े साल बाद एचओडी भी बन जाते हैं, 2-4 किताबें और अवार्ड भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन असल इतिहास तो कहीं और पड़ा हुआ है, उसके विवरण तो हमें पता ही नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, उन्होंने तो सल्तनत काल और मुगल काल के फिल्मी सेट लगाए और अपने समय के, मैं कहता हूं बार बार कि ये घृणित अपराधी थे जिनको सुल्तानों और बादशाहों के ताज हमने पहनाए। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरे क्राइम से भरी हुई है, कोने कोने में जहां जहां जाएंगे आप। मैं विजयनगर गया, विजयनगर मैं कहता हूं कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को, सरकारों को ये अनिवार्य करना चाहिए कि वो साल में 2 हेरिटेज वॉक करेंगे। कॉलेज के बच्चे पूरे देश में जाएंगे, स्कूल के बच्चे अपने आसपास अपने राज्य की हेरिटेज को देखेंगे जाकर और उन कहानियों को सुनेंगे और जानेंगे कि ये हुआ क्या था हमारे साथ में। तो विजयनगर एक ऐसी 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ओपन म्यूजियम है, वो पूरा शहर जलाकर राख किया गया था। और कल मैं अभी भारत भवन में एक कार्यक्रम में था, माधव विद्यारण्य का नाम आपने सुना होगा और ये श्रृंगेरी के शंकराचार्यों की परंपरा में है। और विजयनगर का नाम आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य का। अगर दोनों नाम नहीं सुने होंगे तो कृष्णदेव राय और तेनाली रामन के किस्से तो हमने बचपन से पढ़े होंगे। ये कृष्णदेव राय और तेनाली रामन उसी विजयनगर के हैं, 500 वर्ष की अद्भुत कहानियां। इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 एडी में माधव विद्यारण्य नाम के एक 40 वर्षीय संत 2 भाइयों को मिलते हैं, हरिहर और बुक्का, और उनको प्रेरणा करते हैं कि एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। और अगले 45 वर्षों तक वो विजयनगर साम्राज्य के 3 सम्राटों के प्रधानमंत्री के रूप में माधव विद्यारण्य उसी तरह काम करते हैं जैसे चंद्रगुप्त के साथ हमने चाणक्य की छाया को देखा है 2000 साल पहले, 2300 साल पहले। माधव विद्यारण्य 85-86 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त होते हैं और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बनते हैं। वो बहुत अल्पकाल के लिए, सिर्फ 6 वर्षों के लिए, और उन्होंने शंकर दिग्विजय नाम से जो ग्रंथ लिखा है आदि गुरु शंकर के बारे में, वो एक अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में ये हमारे जो चमकदार चीजें हैं, तो 2 चीजें हुई हैं घातक, जिन्हें हमें बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए और उसको अंडरलाइन करना चाहिए और उसी दृष्टि से हमको इतिहास को देखना चाहिए। एक तो ये कि प्राचीन भारत का जो कुछ भी उज्जवल पक्ष है, जो कुछ भी धवल पक्ष है, जो कुछ भी सकारात्मक शक्तियां हैं और जो सकारात्मक कहानियां हैं, हमारे नायकों की कहानियां हैं, और वो नायक जिनको हमने 10,000 और 5,000 साल से अपनी चेतना में स्थिर किया हुआ है, बिना इन दुष्ट इतिहासकारों के हमारे पूर्वजों ने उन कहानियों को, राम की और कृष्ण की पूरी गाथा है, हमारी चेतना में बहती हुई चली आई है। ये कोई इनकी लिखी हुई किताबों में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो भारत ने एक अलग तरह का इतिहास बोध अपनी आदतों में डाला। उसको राजवंशों से मतलब नहीं था, उन्होंने इतिहास का, अपने समय के इतिहास का सार तत्व जो है वो ग्रहण किया। किसी भी कथा का, किसी भी नायक का, किसी भी प्रसंग का मेरे जीवन में सार क्या है जिसे मैं ग्रहण करूं और अपने आने वाले पीढ़ियों को मैं बताऊं, तो वो सार तत्व उन्होंने ग्रहण किया और उन्हीं कथाओं को, उन्हीं नायकों को उन्होंने अवतार की तरह हमारी
हमारी पूरी याददाश्त में ये सुरक्षित स्मृतियों में रही हैं। तो इस उज्जवल पक्ष को इन दुष्ट इतिहासकारों ने पर्दे में डाल दिया। इनको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये माइथोलॉजी की बातें हैं, ये तो मिथक हैं, इसलिए इनको ठीक है, वो कुछ लोग मानते हैं ये कपोल कल्पनाएं हैं पोंगा पंडी लोगों की, तो इनको थोड़ा सा आप अलग रखिए। अब आपको एक झूठ गढ़ना है कि जो सच मध्यकाल के इतिहास में कहीं किसी पन्ने पर ही दर्शनीय नहीं है, वो अपराधियों के रोजनामचे हैं, उनको इन्होंने इतिहास की तरह गढ़ा। इन्होंने ये पूरे मध्यकाल की जो रचना पूरे 80% इतिहास की किताबों के पन्नों पर इन घृणित आतंकियों और अपराधियों को बिठाया। तो इससे क्या नुकसान हुआ कि जो खलनायक थे, जो गब्बर सिंह थे, वो रामगढ़ की विकास की योजनाओं पर काम करते हुए इन्होंने हमें पढ़ा था और हमने सोचा कि यही हमारा इतिहास है। तो पूरे मध्यकाल का एक इतिहास जो है वो एक सफेद झूठ है, बिल्कुल दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंकी गई है, उस तरह का ये इतिहास है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है और ये हमारे साहित्यकारों को, हमारे कल्पनाशील कथाकारों को, हमारे महान कवियों को आज भी इतना उर्वर विषय है, इतनी घटनाओं, इतने प्रसंगों, इतने दर्दनाक दास्तानों से भरा हुआ ये 1100-1200 साल का इतिहास है कि हमारे उपन्यासकार, इतिहास कथाकार और कवियों के लिए एक ऐसी विषयों की उर्वर भूमि है कि वो अद्भुत किसी की रचनाएं कर सकते हैं जो तथ्यों पर आधारित होंगी। अभी अजीत जी ने एक बात सुबह हम चर्चा कर रहे थे, वो कही कि जो आचार्य चतुर्सेन या हजारी प्रसाद द्विवेदी या वृंदावन लाल वर्मा, इन लोगों ने जो भी, भगवती चरण वर्मा, इन्होंने जो भी लिखा है, तो इसमें कहीं पीछे रेफरेंस नहीं आते, रेफरेंस कि ये विवरण कहां से लिए गए। अब वो एक साहित्यकार की कल्पना है, उस समय की बहुत सीमित चीजें उपलब्ध हैं। आचार्य शंकर ने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, इतना महान कार्य वो करके गए अपने समय के भारत में और केवल 32 वर्ष की आयु उनको मिली, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कहीं 2 पन्ने भी नहीं लिखे हैं। तो आप उनकी रचनाओं में से ही उनके व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। केरल के लोक में जाकर या उत्तराखंड के लोक में जाकर उनकी कथाएं जो प्रचलित हैं लोक समाज में आज तक, उनमें से कुछ सूत्र के आधार पर उनका एक व्यक्तित्व खड़ा कर सकते हैं। तो अब ऐतिहासिक रेफरेंस उस संदर्भ में भले ही नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन इन 1200 वर्षों के तो इतने ऐतिहासिक संदर्भ उन्हीं के समय के लिखे हुए, आंखों देखी, चश्मदीद गवाहों के बयान है वो। लेकिन हमारे साहित्यकारों को, हमारे कल्पनाशील लेखकों को, कहानीकारों को क्यों नहीं ये विषय आकर्षित करते कि वो इन विषयों पर कुछ अच्छे उपन्यास रचें और वो उपन्यास उस अकबर की तरह ना हो कि जिसकी महिमा में शब्दकोश के सारे महान शब्दों को अभिषेक कर दिया जाए कि मैं अल्लाह के बारे में कुछ लिखूं और मुझे शब्द ही ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।